तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं जो हमारे पास आइस कैंडी का जो फ्रिज होता है, जैसे कि -18 टेम्परेचर से ले जाता है और वो एक आइसक्रीम सेफ्टी के लिए रखा जाता है। आइसक्रीम को उसमें सेफ रखा जाता है, जो कि आइसक्रीम बनता है उसको माइनस टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि वो पिघले ना, और वो पिघलने पे बर्बाद हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो उसके लिए एक पर्सनल डीप फ्रिज बनाया जाता है जो कि ये ग्लाइकोल्ड वाली है। इसकी बॉडी लमसम इतनी चौड़ी, कम से कम 4 इंच की बॉडी होगी इसकी। उसके बाद इसमें यहाँ से ग्लाइकोल्ड पड़ता है, इधर दिखाइए थोड़ा। यहाँ से ग्लाइकोड पड़ता है, इसको हम अभी खोल के दिखाएंगे कि इसमें ग्लाइकोड कैसे पड़ता है। और इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जो होता है वो इस टाइप का इसमें खाना बना हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोड भी मतलब लीकेज कर रहा है। ग्लाइकोड का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लाइकोड लीकेज कर रहा है। इसके बॉडी में इसको रखा जाता है कि ये टेम्परेचर को चारों तरफ एक समान करे और कम से कम लाइट ना रहने के 12 घंटे बाद तक इसमें टेम्परेचर बना रहे और आइस जो है पिघले ना इसका। जैसे इसमें जो आइसक्रीम वगैरह रखा जाता है उसको पिघलाने के लिए, मतलब वो पिघले ना, इसका टेम्परेचर ये ग्लाइकोल बना के रखता है। और ये ग्लाइकोल यानी समझे नमक, या नमक और पानी का घोल ही समझे इसको। और ये जो है इसमें लीकेज हो रहा है और इसका पाइप भी कुछ पंचर है अंदर से, जो कि ये गैस डालने पे 2-4 घंटे में खत्म हो जा रहा है। ये इसमें यही परेशानी है। और इसमें जो इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो इंजन लगा हुआ है 415 नंबर का ये कंप्रेसर है, कॉपलैंड का, इमर्सन कॉपलैंड का कंप्रेसर है। और इसमें देख सकते हैं ये पीटीसीआर रिले जो लगा है, ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग दोनों कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। और इसमें जो किस साइज की पाइप से इसका, किस साइज के पाइप से इसकी कॉइलिंग होती है और कौन सा साइज इसमें कैपिलरी है, ये हम बताने वाले हैं आपको। ये कंडेंसर का जो साइज है, ये पाइप का कौन सा साइज है, इसको भी हम बताने वाले हैं। और इसमें जो भी वायरिंग कनेक्शन होता है इसको हम बेहतर तरीके से आज बताने वाले हैं इस क्लास में। और ये फैन जो लगा है, ये फैन इसके लिए बहुत ही परफेक्ट फैन है। मतलब इसमें जो एयर बना के वो इतने जो ये साइज का 3/8 साइज का कंडेंसर है, इसको ये कूल करने में एकदम सक्षम रहता है। इसका स्पीड हाई होता है इस फैन का। और इस कंप्रेसर का जो लोड होता है, ये कम से कम 500 लीटर के कंप्रेसर 500 लीटर डीप फ्रिज में ये काम कर सकता है। हालांकि ये माइनस टेम्परेचर बनाने के लिए इस फ्रिज का साइज छोटा और इसमें ग्लाइकोल भर दिया जाता है कि ये कंप्रेसर ठंडा करता रहे, ठंडा करता रहे। जितना भी ग्लाइकोल रहेगा पूरा ठंडा होने के बाद लाइट अगर ना रहे तो ये टेम्परेचर बनाए रखता है। ये -18 से ऊपर तक भी जा सकता है। और आइए अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको थ्योरिकल समझाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ और इसमें हम बता सकते हैं आपको। ये पहले से ही हमने बना रखा कंप्रेसर बनाया, 415 नंबर कॉपलैंड का कंप्रेसर लगता है। और ये लगभग ये 300 लीटर इसका साइज होता है, 300 लीटर तक। और ये -18-20 तक जा सकता है। और ये अगर लाइट कट भी जाए तो जैसे हमने आपको बताया कि इसमें ग्लाइकोल होता है। जो इसका ये फ्रीजर है, मान लीजिए बॉक्स है, आइस बॉक्स, जिसमें ये आइस बॉक्स है जिसमें पाइप 3/8 साइज का पाइप रहता है। जैसे A3/8 साइज का पाइप रहता है इसमें। और वो पाइप जो है कम से कम आपका एक 80-85 या 120, मिनिमम मैक्सिमम 120 फीट तक इसमें पाइप हो सकता है। मिनिमम 80-85 तक हो सकता है इसके अंदर जो आइस बॉक्स है इसके अंदर। और ये 3/8 साइज का पाइप होता है। और उसके बाद इसमें लगभग 5 किलो या 6 किलो 6 लीटर 5 लीटर से ऊपर ही होता है ग्लाइकोल, यानी मिनिमम 6 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 14 लीटर तक इसमें ग्लाइकोल हो सकता है। ग्लाइकोल मीन्स एक, हम आपको बता रहे हैं कि एक लिक्विड आता है जो कि पानी कितना भी चिल क्यों ना हो जाए वो बर्फ आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसको कूल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए आपका आइस जो होता है वो अंदर जो टेम्परेचर बनाता है वो जल्दी से पिघलेगा, तो आपका आइसक्रीम माल यानी जो भी कुछ आप अंदर रखेंगे वो जल्दी से पिघल के खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसमें ग्लाइकोल डाला जाता है। ग्लाइकोल वो पिघलता, वो बर्फ भी नहीं जमता है, माइनस टेम्परेचर में भी चला जाता है और सबका सामान्य वो टेम्परेचर बनाए रखता है। गर्मी में काफी इसका यूज होता है और कहीं भी इसको 10-12 घंटे आराम से चलाया जा सकता है। तो इसके बॉडी में होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल यानी द्रव। उसके बाद इसमें ये लिक्विड कभी जमता नहीं है, इसलिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है, ये हमारा आइस बॉक्स में ये ग्लाइकोल हो गया, 3/8 साइज का पाइप हो गया। और ये कंप्रेसर हमारा 415 नंबर का हो जाता है। इसमें रिले पीटीसीआर जो भी लगता है, इसमें रिले होता है इस प्रकार का। हमने आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखाना है, इसका वायरिंग समझाना है, जिसमें एक पिन निकला होता है और एक पिन यहाँ निकला होता है और एक पिन यहाँ निकला होता है, जिसपे एक लिखा रहेगा 1 और इस पे लिखा रहेगा S1 और इस पे लिखा रहेगा आपका खाली S, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक पावर सप्लाई रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 2 होल रहेंगे और यहाँ कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल आपका इसमें कनेक्ट होता है। एक होता है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्ट, और इसमें से एक वायर निकला होता है, इस पे लिख देते हैं OLP और यहाँ लिख देते हैं रिले।
उसके बाद इसमें एक स्टार्टिंग होता है जो कि लगभग लगभग 40 से 60 एमएफडी या 80 से 100 एमएफडी, बस यही इसमें उपयोग होते हैं। जैसे कि इसका पावर लगभग 40 या 60/80 या 120 तक भी लगा सकते हैं कंप्रेसर के साइज से। जैसे किसी में 444 आ गया तो उसमें 40 से 60 लग सकता है, जिसमें इसमें 415 है तो इसमें 60/80 लग सकता है। कहीं और हैवी कंप्रेसर रहता है तो उसमें 80 से 100 कंप्रेसर के एचपी के हिसाब से, कंप्रेसर के पावर के हिसाब से जी, ठीक है। उसके बाद इसमें लगभग 10 एमएफडी से 15 एमएफडी, ये छोटा साइज कंप्रेसर है थोड़ा, तो इसमें 10 एमएफडी तक का कैपेसिटर रनिंग लगता है। रनिंग 10 एमएफडी, 10 एमएफडी कैपेसिटर जो कि रनिंग, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जब स्टार्ट ले लेता है उसके बाद ये पावर देते रहता है और कंप्रेसर लेके चलता रहता है नॉर्मली। अगर ये ना लगे तो एम्पियर ज्यादा लगेगा, कंप्रेसर गर्म होगा और वो ट्रिप करता रहेगा, ठीक है। और कंप्रेसर जलने की संभावना, अगर ये ना लगे तो ये भी कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं ले पाएगा, जो कि ये इसमें काफी हाई पावर होता है, जो कि रिले मैग्नेट के द्वारा इसको स्टार्ट झटका देता है और स्टार्ट हो जाता है, पट से रिले पकड़ लेता है, वो रिले ये काम करता है। और उसके बाद एक होता है हीटिंग कंडेंसर। ये हीटिंग कंडेंसर, इसका भी पाइप लगाई है तो सपोर्ट वाली पत्ती लगी रहती है दोनों साइड में, और फिन्स रहता है एल्यूमिनियम साइज का, एल्यूमिनियम धातु का फिन्स भी रहता है उसमें, और काफी बारीक बारीक फिन्स रहता है। और इसका जो पाइप का साइज रहता है वो 3/8 साइज का पाइप रहता है। इसका लेंथ लगभग 70-75 फीट लेंथ इसका होगा। उसके बाद ये साइज में आएगा 3/8 साइज का, ये भी रहता है माइनस टेम्परेचर में, ओनली माइनस टेम्परेचर में। उसके बाद एक ड्रायर फिल्टर होता है, एक ड्रायर फिल्टर होता है जो कि वो इस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से साइज से वो भी आता है। अगर आपका कंडेंसर 3/8 का है तो आप 3/8 साइज का ड्रायर लेंगे, अगर आपका कंडेंसर 1/4 का है तो आप 1/4 साइज का ड्रायर फिल्टर लेंगे। ये साइज से आता है, ये इस प्रकार से होता है। और इसमें दोनों साइड, अगर आप 3/8 का लेंगे तो दोनों साइड 3/8 का माउथ देखने को मिलेगा, जिससे आसानी से 3/8 का पाइप आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक फैन रहता है जिसका आरपीएम, ये ड्रायर फिल्टर हो गया। और उसके बाद एक फैन होता है जिसका आरपीएम, फैन का आरपीएम लगभग 1200 के करीब में होता है, 12 से 1400 के करीब में होता है, तब वो फैन सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैन लगा दीजिए डुगुर डुगुर के चलेगा तब भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये कंप्रेसर हाई पावर का है। इसमें गैस लगभग ये लगभग 290 नंबर का भी इसमें आ रहा है, 134 नंबर का भी गैस आ रहा है, लेकिन ज्यादातर 134 का यूज हो रहा है। कहीं कहीं R22 का भी यूज होता है। 134 नंबर गैस इसमें लगता है ज्यादातर, R134। उसके बाद गैस की जो इसका खपत होता है वो लगभग 500 ग्राम, 450-500 ग्राम खपत होता है गैस। उसके बाद इसका एम्पियर जो होता है, एम्पियर जो होता है वो लगभग 2 से 2.5 एम्पियर के बीच में ही रहना चाहिए। जैसे कि 2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, 5 पॉइंट से अंदर ही रहना चाहिए। मैक्सिमम हीटिंग ज्यादा रहे, गर्मी ज्यादा रहे तो 3 एम्पियर भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मल एम्पियर 2.5 एम्पियर ही होना चाहिए, लगभग 2.5 एम्पियर। उसके बाद इसमें जो सप्लाई होता है वो कैसे कैसे दिया जाता है वो आपको हम पहले थ्योरिटिकल बता देंगे, उसके बाद हम वहां प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देंगे। तो जो है इसमें से 2 माउथ निकले होते हैं 3/8 साइज के, ये आइस बॉक्स से भी दो माउथ निकले होते हैं, जिसमें से एक इन होता है, एक आउट होता है। जो इन होता है उसमें कैपिलरी लगेगी, जो आउट होता है उसमें सेक्शन लगेगा। तो ये इन मान लेते हैं हम, और इसकी कूलिंग नीचे से ही शुरुआत होती है लगभग, और कभी किसी किसी में ऊपर से ही शुरुआत होती है। तो जो इन होगा वो कूलिंग वहीं से शुरुआत होगी, और जो आउट होगा वो रिसीवर होगा। तो हम यहाँ से ये सेक्शन में जाएगा, ये कैपिलरी। तो यहाँ से ये हमारा 3/8 साइज का, ये हमारा मान लीजिए ये OLP हम थोड़ा साइड में बना देंगे अभी। ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज हम पहले डिस्चार्ज कंप्रेसर के जहां से हवा आता है उसी में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्लश करेंगे एक बार, कम से कम 2-3 बार फ्लश करके उसके बाद इसको हम ड्रायर फिल्टर में कनेक्ट कर देंगे। ड्रायर फिल्टर में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लगभग 9.5 फीट कैपिलरी लगेगी, 9.5 फीट, और जो कि कैपिलरी का साइज होगा, कैपिलरी होती है वो लगभग 9.5 फीट के लगभग होगी इसकी। और कैपिलरी इस टाइप की गोल 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 होके रहेगी, और ये इन में आएगी, और ये ड्रायर में एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा के माध्यम से इसमें ज्वाइंट करके, और उसके बाद इसमें कैपिलरी कम से कम 1.5 इंच इसमें घुसाना है, 1.5 इंच इसमें घुसाना है। घुसाने के बाद इसको अच्छे से ब्रीजिंग करना पड़ता है। ब्रीजिंग करने के बाद इस कैपिलरी की जो साइज होगी, इस कैपिलरी की जो साइज होगी वो
40 साइज की, लगभग 40 साइज का होगा इसका कैपिलरी का साइज। और ये इसकी लेंथ जो होगी वो 9 फीट से ऊपर ही होगी, 9 फीट से ऊपर ही होगी। और लेंथ भी बता रहा है, उसका रेशियो भी बता रहा है, क्या खपत है, क्या एम्पियर है, क्या वाटेज है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो से। आपको इसलिए इस क्लास में बारीकी से बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप आइस कैंडी के बारे में जो भी असेंबलिंग फ्रिज होती है, ये एक असेंबल बॉक्स बना के असेंबल कर दिया जाता है। तो अगर आप जानेंगे तो इसको बनाने के लिए आपको आसानी होगी। और ये मार्केट में काफी ज्यादा रहते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा ये बर्फ आइस फैक्ट्री में पाए जाते हैं, जो कि मार्केट में आइसक्रीम के ठेले पे लगा होता है। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स में हमने कैपिलरी इन करा दी। इन कराने के बाद ये सेक्शन बच गया हमारा, सेक्शन से हम पहले फ्लश करेंगे। इन कराने के बाद ब्रीजिंग सब जगह अच्छे से करने के बाद, यहाँ से फ्लश करने के बाद हम सेक्शन यहाँ से ले लेंगे। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने कंप्रेसर के लेफ्ट साइड में हमने कनेक्ट कर दिया, राइट साइड में। उसके बाद हम जो है ये हमारा ये बचा दूसरा वाला, ये हमारा बच गया ये चार्जिंग पाल। ये इससे हम गैस चार्ज करके और एनआरबी वाल लगा के इसको हम गैस को रोक सकते हैं इसमें। और गैस चार्ज करने के लिए हमको एक एनआरबी वाल यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एनआरबी वाल कनेक्ट प्रॉपर नहीं करना है तो आप एक कैपिलरी के माध्यम से इसमें एनआरबी वाल कनेक्ट करके आप पिंच टूल से पिंच करके गैस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसमें प्रॉपर हमेशा के लिए एनआरबी वाल कनेक्ट करते हैं तो आप कभी भी सर्विस के लिए जाएंगे तो अच्छे से इसको बिना गैस नुकसान किए आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम यही बताएंगे कि आप हमेशा के लिए एनआरबी वाल कनेक्ट करिए और इसमें से वैक्यूम करिए। वैक्यूम इसको लगभग आधा घंटा करना होता है, जो कि 1 एचपी का मोटर हो या सीएफएम में आता है वैक्यूम पंप, जो 2 सीएफएम का होता है, 1.5 सीएफएम का वैक्यूम पंप होता है। उससे आप 1 से आधा घंटा वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम करने के लिए आपको वैक्यूम पंप का होना बहुत जरूरी है। कंप्रेसर से आप वैक्यूम नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये माइनस टेम्परेचर है, जरा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो फ्रिज चलने में दिक्कत करेगा। ठीक है, अच्छे से फ्लश कर लेना है। तो अगर आप कहीं रिपेयर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कहीं चोकिंग है, तो आप कैपिलरी बगैर ड्राई फिल्टर सहित इसमें कैपिलरी बदल के तभी गैस चार्ज कर सकते हैं। बगैर कैपिलरी बदले चोकिंग में आप गैस चार्ज ना करें इसका, क्योंकि ये काफी समस्या बढ़ा देगा। अगर इसमें कहीं पाइप लीकेज है बॉडी के अंदर, तो आपको इतना ध्यान रखना है, कंप्रेसर का ऑयल भी चेंज कर देना है, कंप्रेसर को 2 दिन धूप में सुखा भी देना है, तभी कंप्रेसर को यूज करना, अन्यथा कंप्रेसर भी जल सकता है। इसमें आने वाले फॉल्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। इसका जो साइकिल डायग्राम है कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें जो वायरिंग डायग्राम होता है वो हम अलग से, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, हम अलग से अब वायरिंग बता रहे हैं। तो हमने इसका जो साइकिल डायग्राम था, जो मैकेनिकल भाग था, वो हमने देख लिया। अभी इसमें इलेक्ट्रिक भाग जो होता है, वायरिंग डायग्राम, इसको हम सीखने वाले हैं। तो हमारा वायरिंग में इलेक्ट्रिक में एक हमारा ये रह जाएगा कंप्रेसर। उसके बाद ये हमारा रिले, ओएलपी, रनिंग कैपेसिटर 10 एमएफडी और स्टार्टिंग कैपेसिटर 60/80। उसके बाद हमारा एक और आ जाएगा जो कि हमारा फैन रहेगा, और फिर इसमें 240 220 इसमें भी वोल्टेज रहेगा, और इसमें भी 240 220 से ही चलेगा, 220 से भी चलेगा ये। और इसमें जो सप्लाई देना होगा वो हम पावर प्लग से देंगे, और पावर प्लग का जो वो होगा लोड, वो कम से कम 15 एम्पियर होना जरूरी है। ये पावर प्लग, ये पावर प्लग का जो होता है ये 15 से 16 एम्पियर होना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद जब इसमें से हम सप्लाई देंगे तो हम कैसे कैसे इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारा ये सप्लाई जा रहा है, जिसमें एक हमारा न्यूट्रल होगा, एक हमारा फेस होगा। तो सब में हमको कनेक्ट करना। ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, और ये हमारा रनिंग हो गया। तो इस टर्मिनल में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, और टर्मिनल में हम कनेक्ट पहले बाद में करेंगे, पहले हम रिले के कनेक्शन में इसको लगा दें। तो आपके पास ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा न्यूट्रल रिले पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो फैन है, ये फैन का जो फर्स्ट वायर है वो इसको हम न्यूट्रल से यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ से हम फैन के लिए भी दे दिए और रिले पर भी दे दिए। उसके बाद और हमारा जो दूसरा फेस है, इसमें ज्यादातर आइस कैंडी वाले फ्रिज में आपको वो टीएस थर्मोस्टेट नहीं देखने को मिलेगा। अगर कहीं होगा, ये ओवरलोड और रिले से पहले उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमको इसमें सेंसर नहीं देना है, और हम इसमें से जो फेस हमारा है वो हम ले जा रहे हैं, डायरेक्ट फेस हमारा गया, ये ओएलपी के पास जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है, फेस हमारा ओएलपी के पास कनेक्ट हो गया, और यहीं से फिर फेस हमारा ये फैन के पास कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हमारा कंप्रेसर चलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अभी हम रनिंग और स्टार्टिंग का जो कनेक्शन होता है उसको करने वाले हैं। तो इसमें जो है S1, ये हमारा जो ये एसएमएफडी का रनिंग पॉइंट है, यानी कि ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा जाएगा सीधे सीधे, पहले ये लाइन पे लगेगा, यानी न्यूट्रल पे लगेगा, उल्टा ले आ रहे हैं।
ये हमारा सीधे पहले एक वायर हमारा इस पे आएगा मोटर पे, यानी जो हमारा मेन सप्लाई जहां जाता है एक पॉइंट हमारा वहीं आके कनेक्ट होगा। और उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वो S1 पे आएगा, S1 यानी S1 हमारा ये हो गया। वो रिले पे आपको दिखा मिलेगा कि कौन सा S1 है कौन सा S2 है। जैसे कि हमारे पास एक रिले है और आपको हम दिखा सकते हैं, इस पे लिखा रहेगा बकायदा मोटर स्टार्टिंग, और इसके बाद यहाँ 1 S1 और उसके बाद यहाँ लाइन आपको लिखा मिलेगा बकायदा। और उसके बाद इसमें MFD का लगता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 10 MFD का लगा है, और उसके बाद यहाँ 40 से 60 MFD का है। तो इस टाइप का आपको रनिंग और स्टार्टिंग लगाना, कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग जो कनेक्ट होगा वो हमारा पहले इस 22 से 22 पास होके यहाँ पे S1 पे आएगा। और उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट आएगा हमारा वो फिर इसी साइड में हमारा एस ओनली S पे आएगा, और वो इस प्रकार से हम ला के इस पे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड हमारा 3 खूंटी होता है और दूसरे साइड हमारा 1 खूंटी होता है। तो तीनों मिला के 4 खूंटी का एक रिले होता है, जिसमें आपको रनिंग और स्टार्टिंग मिला के OLP अलग होता है। तो इसमें आपको यहाँ से ये पॉइंट आपका रनिंग में जाएगा, सॉरी ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग में जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग में जाएगा, ये पॉइंट आपका रनिंग में धसेगा। ये खूंटी में आपको धसाना पड़ता है और ये OLP आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सप्लाई देंगे आपका फैन भी चलेगा, ये 2.5 एम्पियर लेके स्टार्ट भी होगा। और इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं आपको। इसको मैं दिखा सकता हूँ, थोड़ा और नजदीक लाइए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रिले है, और इस पे जो हमारा स्टार्टिंग है ये हमारा रनिंग है, ये 10 MFD का है, और ये हमारा 40-60 का है। ये इसका जो 2 वायर है ब्लू, वो हमारा एक यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, यानी पिन पे 1 और S पे स्टार्टिंग लग गया है। और जो हमारा रनिंग है वो एक लाइन पे लगा है, यानी कि ये लगा है लाइन पे, और दूसरा वाला हमारा लगा है S1 पे। ठीक है, S1 पे हमारा रनिंग लग गया है। और ये हमारा ओवरलोड प्रोडक्ट है, ये ओवरलोड निकल नहीं रहा है, और ये निकल गया ओवरलोड। और ये ओवरलोड हमारा इसमें लगा के इसको हम टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं इसमें, ये, और इसको हम इस प्रकार से कहीं भी कोई शॉर्टिंग ना हो, इसलिए इसमें बकायदा तार आप पहले एडजस्ट कर लें कि किस प्रकार से इसमें तार एडजस्ट हो रहा है। एडजस्ट करने के बाद और इसको जब भी निकालें तो सावधानी से निकालें, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं और वो चार्ज होने पर आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दे सकते हैं, जो कि खतरनाक होगा। इसी से टेस्ट करना चाहिए, जो कि आपके लिए इसमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो और बाकी जो हम इसमें दिखाएं आपको, और ये देख सकते हैं हमारा एक लाइन और एक न्यूट्रल हमारा यहाँ टच है, और जिसमें एक फैन है। और ये फैन आपको देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तार आपका डायरेक्ट ही कनेक्ट है। ये कंपनी असेंबल कर देती है। कहीं कहीं होता है जो यहाँ पे आपको थर्मोस्टेट देखने को मिल सकता है, वो चाहे डिजिटल हो चाहे वो मैनुअली हो, वो थर्मोस्टेट आपको किसी किसी में देखने को मिल सकता है। और बाकी आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये हमने जब कनेक्ट किया रिले और किसी भी एक वायर में, मेन वायर में एम्पियर फंसा के एम्पियर पे सेट कर रखा है। उसके बाद अब हम जो है इसको पावर देने वाले हैं, इसमें पावर देके उसके बाद वहीं रख, यहाँ देख सकते हैं ये 2 एम्पियर 2.3 पॉइंट लेके चल रहा है बकायदा। हमने जितना आपको थ्योरी में बताया वही हमने आपको लाइव प्रैक्टिकल में भी बता दिया है। कोई कमी हो दोस्तों कमेंट में भी